हेलो स्टूडेंट्स, मैं सलील वाजपेयी आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चे, आपको पता है कि एनडीए एग्जाम में फिजिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और फिजिक्स में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। उन्हीं टॉपिक्स की सीरीज में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, साथ ही साथ ये टॉपिक आपकी बहुत हेल्प करता है। अगर आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को अच्छे से पढ़ रखा है तो आप थर्मोडायनेमिक्स का जो टॉपिक है, थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स का जो टॉपिक है, इसे समझने में आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को हम आज आपके लिए लेकर आए हैं और इतने अच्छे से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और आप इसे इतने अच्छे से सीखेंगे कि जिससे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आने वाले क्वेश्चंस तो आपके सॉल्व होंगे ही, बट इसको सीखने का एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको थर्मोडायनेमिक्स भी समझ में बहुत अच्छे से आएगी अगर आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को अच्छे से पढ़ लिया। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है? गैसेस के मॉलिक्यूल्स के मोशन से होने वाले जो इफेक्ट्स हैं, उससे क्या क्या प्रॉपर्टीज एक्वायर कर रहा है, वो सब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो आइए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं कि किन किन चीजों के बारे में हमें इस पार्ट में पढ़ना है। जैसे कि आप ये हॉट एयर बलून देख रहे हैं। हॉट एयर बलून में क्या होता है, जब यहाँ पे फायर जलता है, फायर होता है, तो वो क्या करता है, अपने आसपास के एयर को हीट देता है, फायर। ठीक है भाई, उससे क्या हुआ, हीट देने से उसके आसपास के एयर का टेम्परेचर बढ़ गया। हीट से क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर इंक्रीज होते ही नीचे की एयर क्या हो गई, ऊपर की ओर जाने लगी। नीचे की हवा क्या हो गई, गर्म होकर ऊपर की ओर जाने लगी। और ऊपर जब वो गई तो उसने क्या किया, बैलून की वॉल्स पे फोर्स लगाया। टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स जो थे गैस के या फिर एयर के, एयर मॉलिक्यूल्स किस डायरेक्शन में चलने लगे, ऊपर की डायरेक्शन में चलने लगे गर्म होकर। ठीक है, जिससे कि उन्होंने क्या जनरेट किया, फोर्स लगाया। किस पर फोर्स लगाया भाई, इसकी वॉल्स पे जो बलून है। अब वो फोर्स अगर हम पर यूनिट एरिया निकाल दें, वही फोर्स हम क्या निकाल दें, पर यूनिट एरिया पे कैलकुलेट करें, तो वो आपका बन जाता है प्रेशर। वही आपका क्या बन जाता है जाकर प्यारे बच्चों, वो बन जाता है जाकर आपका प्रेशर बन जाता है भाई वहां पे। ठीक है भाई, प्रेशर बन जाता है। अच्छा, प्रेशर बन गया, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने से कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ता है, यानी कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। हमें बात पता चल गई। लेकिन हमने ये भी देखा कि ये बलून क्या कर रहा है, अपना वॉल्यूम भी तो बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम में भी चेंज हमें देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिली कि टेम्परेचर बढ़ने से कहीं ना कहीं प्रेशर और वॉल्यूम अफेक्ट हो रहे हैं। और ये जो अफेक्शन है ना, बस इसी रिलेशन को तो हमें पढ़ना है कि किस तरह से टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम ये तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं किसी भी गैस के लिए। ठीक है भाई, तो वही टॉपिक्स हमें इस पार्ट में पढ़ने हैं। केटीजी से कहां कहां से क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कैसा क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ में मैं आपको ये बताते चलता हूं क्या क्या चीजें आपको इस पार्ट में पढ़नी है। हमें सबसे पहले परफेक्ट गैस की इक्वेशन, यानी कि इसको हम एक और नाम से जानते हैं जो कि बहुत पॉपुलर है, आइडियल गैस। तो हम आइडियल गैस की इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर किसी भी गैस को कंप्रेस करने पे होने वाला वर्क डन जानेंगे। गैस की काइनेटिक थ्योरी के बारे में बात करेंगे जो कि एक एजम्पशन है। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस नाम की कोई चीज पाई नहीं जाती है, वो हम आगे बात करेंगे। फिर हम टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर, इन सब के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। गैस के मॉलिक्यूल्स की आरएमएस वैल्यू यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी निकालेंगे। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करेंगे कि गैस के मॉलिक्यूल्स में कितने टाइप की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं।
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे गैस की। आपको पता है कि गैस ही एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसमें दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पाई जाती है, एक कांस्टेंट प्रेशर पे, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है भाई, उसके बारे में बात करेंगे। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी जानेंगे, एवोगैड्रो नंबर और मीन फ्री पाथ के बारे में बात की जाएगी। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन जो हम इस टॉपिक में आपके लिए कवर करने वाले हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं बेसिक से। सबसे पहले बात करते हैं आइडियल गैस के बारे में, या हिंदी में इसको बोलते हैं आदर्श गैस। ठीक है भाई, हिंदी में से क्या कहा जाता है? आदर्श गैस कहा जाता है। तो ये आदर्श गैस क्या होती है, जरा इसको समझ लेते हैं। भाई एक आइडियल गैस या आदर्श गैस रियल में तो कुछ नहीं होती, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एजम्पशन है। क्योंकि एक आइडियल गैस तब गैस को, किसी भी गैस को आइडियल कहा जाता है जब वो तीन नियमों को बहुत अच्छे से फॉलो करे। वो तीन नियम कौन कौन से हैं? पहला है बॉयल का नियम, दूसरा है चार्ल्स का नियम और तीसरा है एवोगैड्रो का नियम। अगर कोई भी गैस ये तीनों ही नियम फॉलो करती है तो उस गैस को आइडियल गैस या आदर्श गैस कहा जाता है। ठीक है भाई, लेकिन ऐसी कोई भी गैस दुनिया में नहीं है जो इन तीनों ही नियमों को फॉलो करती हो। जैसे कि आपने बहुत सारी गैसेस देखी हैं, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गई, और भी कई सारी गैसेस हैं। ये सभी गैसेस आइडियल नहीं है। इन गैसेस को क्या कहा जाता है? रियल गैसेस कहा जाता है। क्यों रियल कहा जाता है? क्योंकि रियल गैसेस तो पाई जाती हैं, आइडियल गैस सिर्फ एक एजम्पशन है। ऐसी कोई गैस नहीं है जो इन तीनों नियमों को फॉलो करती हो, इसलिए वो एक एजम्पशन है। अच्छा भाई, आइडियल गैस का इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियल गैस का इक्वेशन वो इक्वेशन है जो हमारे एम को पूरा करती है किसी भी गैस के बारे में जानने के लिए। मैंने आपको बताया था कि गैस के प्रेशर, यानी कि आपका प्रेशर, उसका वॉल्यूम और उसके टेम्परेचर के बीच क्या रिलेशन होता है, वही रिलेशन एस्टैब्लिश करती है कौन? आइडियल गैस इक्वेशन या आदर्श गैस समीकरण। ठीक है भाई, तो वो रिलेशन कुछ इस तरीके से निकलता है कि पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, जहां पे पी आपका प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है यानी कि सार्वत्रिक गैस नियतांक है, और टी टेम्परेचर होता है। ठीक है भाई, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है भाई, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आगे जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे वो सारी ही चीजें इस इक्वेशन पे ही डिपेंड करती हैं, और इस इक्वेशन की ही हेल्प से सारी चीजें हम रिलेट करते चले जाएंगे। ठीक है भाई, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो है आर। आर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये एक गैस कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसका मतलब इसकी कुछ वैल्यू भी होगी। तो वो वैल्यू क्या है, जरा वो समझते हैं। ठीक है भाई, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू, अगर हम वैल्यू ऑफ आर की बात करें तो आर की आपकी कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं होती। एक्चुअल में क्या है, अकॉर्डिंग टू यूनिट्स यानी कि इसके मात्रक के अनुसार आर की वैल्यू भी क्या होती रहती है? बदलती रहती है। तो आपके एग्जाम में अक्सर आर की वैल्यू पूछी जाती है, और आर की वैल्यू आप तभी आंसर करोगे जब आप उसके यूनिट्स को देख लोगे। कैसे, जरा देखिए। आर की वैल्यू 1/12 भी होती है, इसका मतलब है ऑलमोस्ट 0.082 इतनी भी होती है। आर की वैल्यू 2 भी होती है और आर की वैल्यू 8.3 भी होती है। अब समस्या ये है कि कौन सी वैल्यू कब यूज की जाएगी, तो उसके लिए इसके साथ लगने वाली यूनिट्स को आपको देखना पड़ेगा। कैसे? आर की वैल्यू 0.082 है, कब है भाई? जब इसकी यूनिट होगी लीटर, एटीएम पर मोल केल्विन। ठीक है भाई, सिंपल सा है, यूनिट आप ऐसा निकालते हो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी की हेल्प से। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है बच्चे।
आर के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा पी वी अपॉन एन टी। ठीक है भाई, यहां से आ गया। P मतलब प्रेशर, जो कि हमने क्या लिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। V वॉल्यूम, जो कि हमने लीटर में लिया हुआ है। N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स हैं मोल में गिने जाते हैं। और T टेम्परेचर है, जो कि केल्विन में लिया गया। ठीक है भाई। अच्छा, R की वैल्यू 2 कब होती है? जब यहां पर हो जाता है कैलोरी पर मोल केल्विन, तो 2 हो जाती है। उसी तरह से जब जूल पर मोल केल्विन हो जाता है तो 8.3 हो जाती है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा आपके पेपर में आर का डायमेंशन भी पूछा जाता है। आर का डायमेंशन फॉर्मूला, आर का डायमेंशन फॉर्मूला यानी कि इसकी विमा भी पूछी जाती है। तो विमा निकालना आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है। आर इक्वल्स टू क्या है, पी वी अपॉन एन टी। एन तो नंबर है, पी प्रेशर की विमा यानी कि डायमेंशन रख दीजिए, वॉल्यूम की डायमेंशन रख दीजिए और टेम्परेचर की डायमेंशन रख दीजिए। इन तीनों ही डायमेंशन को रखने पर आपको आर की डायमेंशन आराम से मिल जाएगी। तो ये भाई आपके लिए होमवर्क है, थोड़ा सा मेहनत करिएगा अपनी तरफ से। ठीक है भाई, हमें आर के बारे में पता चल जाएगा। तो देखिए, गैस इक्वेशन का यूज होना चालू हो गया है और किस तरह से गैस इक्वेशन के बारे में हम रिलेट करेंगे वो समझते हैं। सबसे पहले नियम की बात करते हैं, क्योंकि किसी भी आदर्श गैस को होने के लिए 3 नियम फॉलो होने चाहिए। उन 3 नियमों में सबसे पहला नियम है बॉयल का नियम। देखिए, ये जो बॉयल के नियम, चार्ल्स का नियम और एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है ना बच्चे, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये बहुत आसान है। मैंने क्या कहा, सिर्फ आप पीवी इक्वल्स टू एनआरटी याद रखें, बस आपको और कोई चीज पढ़ने की जरूरत एक्स्ट्रा नहीं है। जैसे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी जब आया तो बॉयल सर आए तुरंत, कहते कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आ गया है। अच्छा, अब मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। उनसे पूछा गया, बताइए भाई क्या बातें आप बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा, देखो कॉमन सेंस वाली बातें, कोई लॉ वगैरह ऐसा नहीं दे दिया था कि बहुत सीखना है। उन्होंने कहा कि आदर्श गैस समीकरण में अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं, क्या कांस्टेंट कर दे भाई, टेम्परेचर, तापमान, तो हमें देखने को मिलता है कि जो गैस का प्रेशर है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप खुद दिमाग लगाओ बच्चे कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी गैस इक्वेशन है, क्योंकि आइडियल गैस की बात हो रही है। एन नंबर है मॉलिक्यूल्स के जो कि फिक्स होते हैं। आर ऑलरेडी एक कांस्टेंट है। तो कुल मिलाकर एन आर टी तीनों ही चीजें कांस्टेंट हैं, क्योंकि हमने टी खुद कांस्टेंट मान लिया है बॉयल के अकॉर्डिंग। तो पीवी इक्वल्स टू क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया भाई। पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट आ गया। इसका मतलब है कि पीवी इक्वल्स टू हम एक कांस्टेंट के मान सकते हैं। ठीक है, P क्या हो गया, K अपॉन V हो गया, जिससे कि हमें पता चला P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस इन्होंने नहीं कर दी थी। इन्होंने सिर्फ क्या किया, टेम्परेचर कांस्टेंट ले लिया और टेम्परेचर को कांस्टेंट करते ही आपने साफ साफ देख लिया जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब दबाव बढ़ने पर आयतन घटेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। आप अपने घर में पानी की बोतल लीजिए, उसको प्रेशराइज करिए, दाब डालिए, उस पर प्रेशर लगाइए, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। ये तो आप जानते ही जानते हो। तो इसमें कोई नई बात बॉयल साहब ने नहीं बता दी थी। ठीक है भाई, बस यहां से फॉर्मूले आपको बनाने हैं। कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है तो P क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। तो इसका मतलब है कि अगर हम बात करें PV इक्वल्स टू K की, तो हम ये कह सकते हैं कि P1 V1 इक्वल्स टू K है। तो इसका मतलब है कि P2 V2 भी तो K होगा। ऐसे ही एंड सो ऑन, कई सारे P और V का रिलेशन K होगा। तो हम यहां से देखते हैं कि P1 V1 इक्वल्स टू क्या है, P2 V2। यहां से आपका प्रेशर का फॉर्मूला बन के आता है P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1। ठीक है भाई, इसमें से कोई भी आपको 3 वैल्यू दे दी जाती हैं और एक वैल्यू आपको अननोन होती है जो आपको निकालनी होती है। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके आराम से वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। ओके भाई,
तो ये बॉयल का नियम था, जैसे कि इस फिगर में आपको दिखाया जा रहा है। क्या हो रहा है भाई, यहां देखो गैस फिल है अच्छे से, मैंने क्या किया, वेट बढ़ाना चालू किया। वेट बढ़ाने से क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा। प्रेशर बढ़ने से ये पिस्टन क्या हुआ, नीचे की ओर आया। और आप साफ साफ देख रहे हो कि पिस्टन जब वेट बढ़ने से नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है। और मैं पिस्टन का वेट घटाता जाता हूं तो वो ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है भाई, तो आपको साफ साफ इस फिगर में दिखाई दे रहा है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको यूपीएससी को जिससे बहुत प्यार है, वो है ग्राफ। यूपीएससी कोई भी एग्जाम कराए, अगर वहां ग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं तो ग्राफ के आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, याद रखिएगा। जो कि मैकेनिक्स में भी आते हैं, काइनेमैटिक्स में वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये सारे ग्राफ आते हैं अक्सर पेपर में। तो यहां पर भी ग्राफ बनता है बॉयल के नियम के लिए। कैसा ग्राफ बनता है जरा ध्यान से समझेंगे भाई। तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बनता है कि वॉल्यूम हम ऐसे लेते हैं ऊपर की ओर और प्रेशर को हॉरिजॉन्टली लेते हैं इंक्रीज होता हुआ, ये ओरिजिन होता है। तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह का आता है। ठीक है भाई, ये कैसा ग्राफ बनता है, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट के लिए। ठीक है भाई, ओके। इस ग्राफ को क्या कहते हैं, इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है भाई, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। अगर आपको मैथमेटिक्स में थोड़ा सा ध्यान हो कि वहां पर भी ऐसा ही एक ग्राफ होता था, ये एक्स एक्सिस होती थी और ये आपका वाई एक्सिस है। और जब आप एक्स वाई एक्सिस का ग्राफ पर आते थे तो वहां पर भी जब कभी भी एक्स वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट निकल के आता था तो आपको ऐसा ही ग्राफ देखने को मिलता था, जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है। ओके, तो हमें बॉयल के नियम से क्या पता चला कि बॉयल का नियम यह कहता है कि अगर आप पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम के। मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब मैं इसमें क्या करता हूं, चारों तरफ से प्रेशर लगाता हूं। तो प्रेशर लगाने से मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इसका वॉल्यूम घट जाएगा। बस यही बॉयल का नियम है, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है भाई, लेकिन गैस कैसी होनी चाहिए, आइडियल। क्यों, क्योंकि हम सारा केस किसके लिए पढ़ रहे हैं, आइडियल गैस के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। ओके भाई, अच्छा। इसके बाद चार्ल्स सर आए। बॉयल के इस नियम के बाद चार्ल्स सर ने कहा कि भाई क्यों ना मैं भी एक लॉ दूं। तो वो उन्होंने भी पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को उठाया। उन्होंने कहा कि अगर हम एक आइडियल गैस के बारे में बात कर रहे हैं तो बॉयल सर ने टेम्परेचर कांस्टेंट किया था, मैं टेम्परेचर की जगह प्रेशर को कांस्टेंट कर देता हूं। तो भाई प्रेशर कांस्टेंट करने से क्या बात पता चली कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के। यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ये भी कॉमन सेंस की बात है। क्योंकि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो एक्सपैंड करता है, जिससे कि उसका वॉल्यूम बढ़ता है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें भी कुछ नया नहीं था। बस इन्होंने लॉ बना दिया तो इसके चार्ल्स का लॉ नाम दे दिया गया, बस और कुछ नहीं था भाई यहाँ पे। ठीक है भाई, तो इन्होंने भी क्या किया, प्रेशर कांस्टेंट, एन ऑलरेडी है, आर कांस्टेंट था, तो V इक्वल्स टू क्या निकल के आया आपका, V इक्वल्स टू एन आर टी अपॉन पी। जहां पे एन आर पी तीनों ही कांस्टेंट हैं तो V क्या निकल के आया, V इक्वल्स टू हमने कांस्टेंट मान लिया KT, तो V आपका हो गया प्रोपोर्शनल टू T, टेम्परेचर। ठीक है भाई, वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। यहां से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया। अच्छा भाई, ये कॉन्सेप्ट जब निकल के आया तो यहां से देखिए V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 और V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2। तो इन दोनों को जरा रेशियो में लिखेंगे तो V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू क्या बना फॉर्मूला, T1 अपॉन T2। यहां पर भी कोई तीन वैल्यू आपको दी जाएंगी और फोर्थ वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ये था चार्ल्स का नियम, इसमें भी कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था।
यहाँ पर देखिए आपको साफ साफ इस फिगर में दिखाया जा रहा है चार्ल्स के नियम का कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ये देखिए फ्लेम जल रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये स्केल में आपको दिखाया जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो भी क्या हो रहा है, ये एक्सपैंड कर रहा है। इसका मतलब टेम्परेचर में चेंज आने से वॉल्यूम में भी चेंज आता है, बट कब, जब आपका प्रेशर कांस्टेंट हो तब। ओके भाई, तो ये कॉन्सेप्ट दिया था आपके चार्ल्स सर ने। फिर इसमें भी वही कॉन्सेप्ट, यूपीएससी को प्यार है किससे, ग्राफ से, तो इसका भी ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ कैसे निकला था भाई, v इक्वल्स टू के टी। ठीक है, इसको जरा सा आप रिलेट करें, किससे रिलेट करें भाई, आप इसको रिलेट करें थोड़ा सा किससे, एक्स वाई से, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, उससे रिलेट करें। ठीक है, और v इक्वल्स टू आई आर से रिलेट करें, जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया जाता है, ओम का नियम। ठीक है, तो वहां पे कैसे ग्राफ बनते थे, v इक्वल्स टू आई आर का ग्राफ तो आपको याद ही होगा, आई होप, ऐसी उम्मीद करता हूं। तो ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, और जब कभी भी आप y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का स्लोप बनाते हो तो m एक tan थीटा होता है जो कि ऐसा जाता है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सेम उसी तरह आपने अगर ओम के नियम को पढ़ रखा है तो ओम के नियम में भी क्या होता है, V और I के बीच जब आप ग्राफ खींचते हो करंट और वोल्टेज के बीच, तो वो भी आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, V इक्वल्स टू आई आर, ऐसा स्लोप वहां पर भी मिलता है। ठीक है, सेम वही चीज यहां पर भी है, V इक्वल्स टू के टी, इसीलिए इसका ग्राफ भी सेम ऐसा ही बनता है। ठीक है भाई, ऐसा V इक्वल्स टू के टी। आप इधर वॉल्यूम बढ़ाइए या टेम्परेचर बढ़ाइए तो इधर वॉल्यूम अपने आप बढ़ता चला जाएगा। ठीक है भाई, तो ये बेसिक पॉइंट था चार्ल्स के नियम का। अच्छा, चार्ल्स के नियम के बाद तीसरा नियम आता है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। अब एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट आए और उन्होंने कहा कि भाई चार्ल्स सर ने नियम दे दिया है, बॉयल ने नियम दे दिया है, तो हम क्यों पीछे रहें, हम भी नियम देंगे। उनसे कहा गया जी सर बिल्कुल दीजिए। अब लेकिन उनके साथ समस्या थी कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इन्होंने भी उठाया। अब इनको समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट हो चुका था, टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुका था, बचा था सिर्फ वॉल्यूम। ठीक है, अलग अलग कांस्टेंट हुए थे। इन्होंने कहा हम बॉयल और चार्ल्स दोनों को मिक्स कर देंगे, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों एक साथ कांस्टेंट कर देंगे। तो आंसर आ गया, अच्छी बात है भाई। जब इन्होंने दोनों ही एक साथ कांस्टेंट किए तो वॉल्यूम जो निकल के आया वो निकल के आया एन आर टी अपॉन पी। आर एक कांस्टेंट ऑलरेडी है, टेम्परेचर प्रेशर आपने कांस्टेंट कर दिया, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N निकल के आया। मतलब क्या है कि अगर किसी भी गैस के वॉल्यूम आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब है कि उसमें पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या भी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। बस यही एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस थी। उन्होंने कहा कि इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करेंगे इक्वल नंबर ऑफ क्या, आपका वॉल्यूम। ठीक है भाई, कैसे, जरा इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस फिगर को जरा ध्यान से देखिए, तीन बलून है आपके पास और तीनों बलून्स में अलग अलग गैस फिल है। एक में हाइड्रोजन है, दूसरे में नाइट्रोजन है और तीसरे में ऑक्सीजन है। ठीक है भाई, तो ये तीनों ही गैसेस जो फिल हैं, अगर मैं कह दूं कि इन तीनों ही गैसेस का वॉल्यूम क्या है, सेम है, V, V और V, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका मतलब इसमें पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या भी क्या होगी, सेम होगी। अगर इसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या n है तो इसमें भी n होगी, इसमें भी n होगी। ये कॉन्सेप्ट दिया था एवोगैड्रो सर ने, लेकिन कब, जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही क्या हो, कांस्टेंट। ठीक है भाई, इसको जरा सा हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, कैसे, जरा देखिए। कुछ इस तरह से मान लीजिए आपको एक कंटेनर दिए गए हैं और इसमें भरी हुई है हाइड्रोजन गैस, इसमें है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, दोनों ही में प्रेशर और आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है भाई, दोनों ही कंटेनर्स के लिए प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसका वॉल्यूम आपने मेजर किया, वो निकल के आया 1000 लीटर। ठीक है भाई, 1000 लीटर।
और इसका वॉल्यूम भी निकल के आया कितना 1000 लीटर। तो इसमें आपने कैलकुलेट कर लिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 500 है। तो इसमें पूछा गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताइए, तो आप समझ जाओगे कि अगर प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 500 ही होंगे। लेकिन अगर मैं तीसरा कंटेनर ले लूं और उसमें मैं भर दूं कौन सी गैस ऑक्सीजन, कह दूं इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम है 500 लीटर। तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताइए। तो कॉमन सेंस लगाइए कि वॉल्यूम 1000 से क्या हो गया 500 हो गया, आधा हो गया है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आधे हो जाएंगे यानी कि 250। ठीक है भाई। तो इस तरह से आपका काम करता है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग गैस का मॉलिक्यूल्स, लेकिन कब, जब आपका प्रेशर टेम्परेचर दोनों ही क्या हो कांस्टेंट हो। ठीक है भाई। तो आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, चार्ल्स बॉयल्स और एवोगैड्रो हाइपोथेसिस और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का इंट्रोडक्शन। ठीक है। इसके आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग टुडेस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसके आगे की चीजें हम सीखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।